सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के चिड़ियाघर से आज दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक व्हाइट टाइगर ने एक युवक को अपना शिकार बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये टाइगर युवक को अपने जबड़े में दबोचे भाग रहा है। बताया जा रहा है कि ये युवक चिड़ियाघर में व्हाइट टाइगर देखने आया था। टाइगर को करीब से देखने और उसकी फोटो खींचने के चक्कर में युवक का पैर फिसला और वो सीधे टाइगर के बाड़े में जा गिरा, जिसके बाद टाइगर ने उसे अपना शिकार बना लिया। जो युवक व्हाइट टाइगर के बाड़े में गिरा वो 12वीं का छात्र बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो व्हाइट टाइगर के बाड़े की चारदीवारी की ऊंचाई काफी कम है, जिसके चलते ही ये युवक बाड़े में गिरा और टाइगर का शिकार बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाघ ने बाड़े में गिरे युवक पर पहले हमला नहीं किया। युवक कुछ देर तक सहमा हुआ बाघ के सामने बैठा रहा। वहां मौजूद लोगों ने पत्थर मारकर बाघ को भगाने की कोशिश की। इसी के बाद बाघ ने युवक को अपना शिकार बनाया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल से इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें बाघ छात्र को अपने बाड़े में घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर के सुरक्षा गार्ड युवक के बाड़े में गिरने के लगभग 15 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। व्हाइट टाइगर के बाड़े में गिरे युवक की पहचान हो गई है। युवक का नाम मकसूद है और वो दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके के गली नंबर 12 का रहने वाला है। मकसूद चिड़ियाघर घूमने गया था और दोपहर लगभग 1 बजे उसके साथ हादसा हो गया। इस हादसे पर चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से सफाई आई है। जू के डायरेक्टर अमिताभ अग्निहोत्री ने दावा किया है कि मकसूद खुद बाघ के बाड़े में जा कूदा था। उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के मानकों के आधार पर बाड़ा डिजाइन किया गया है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुए एक सड़क हादसे में BCA के छात्र की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने DTC की आधा दर्जन बसों में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि करावल नगर निवासी पंकज नाम का छात्र गाजियाबाद के एक कॉलेज से छात्र की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने DTC की आधा दर्जन बसों में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि करावल नगर निवासी पंकज नाम का छात्र गाजियाबाद के एक कॉलेज से BCA कर रहा था। आज कॉलेज जाते समय एक बस ने उसे टक्कर मार दी। पंकज की मौत के बाद उसके दोस्तों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बिल्कुल नए अंदाज में दिखे। वो खुद बाइक चलाकर सारंडा स्थित CRPF कैंप पहुंचे। राजनाथ बाइक चला रहे थे तो पीछे CRPF का अफसर बैठा हुआ था। दरअसल सारंडा नक्सलियों का गढ़ है और इस इलाके के रास्तों में नक्सली बारूदी सुरंग बिछाकर रखते हैं, जिससे बचने के लिए सुरक्षाकर्मी गाड़ियों से यहां आवाजाही नहीं करते। सुरक्षा कारणों के चलते ही राजनाथ भी बाइक से CRPF कैंप पहुंचे। सारंडा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आदिवासियों ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। ढोल बजाकर राजनाथ की अगवानी हुई तो आदिवासी महिलाओं ने नाच गाकर गृह मंत्री का देसी अंदाज में स्वागत किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सारंडा के आसपास के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आदिवासी महिलाओं को CRPF की तरफ से साड़ियां और कपड़े भी बांटे। सारंडा में लोगों का हालचाल जानने के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बच्चों पर खूब लाड़ प्यार जताया। इस दौरान एक महिला की गोद से बच्चे को उठाया और गोद में लेकर उसे दुलारा। साथ ही बच्चों के बीच उन्होंने टॉफियां भी बांटी। सारंडा CRPF कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगे जवानों से भी वो रूबरू हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सली अगर हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं तो बातचीत के लिए सरकार तैयार है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी बीजेपी शिवसेना का गतिरोध आज खत्म हो सकता है। नजरें बीजेपी शिवसेना और सहयोगी छोटे दलों की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें नए प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। जिसमें स्वाभिमानी शेतकरी संघटना है, जिसमें RPI है, जिसमें राष्ट्रीय समाज पक्ष है, जिसमें शिव संग्राम है। इन चारों के साथ आज शाम को इस नए प्रपोजल को लेकर हम साथ मिलकर चर्चा करेंगे। सूत्रों से खबर है कि नए प्रस्ताव के तहत शिवसेना 151 सीटों पर लड़ेगी, जिसका ऐलान वो पहले ही कर चुकी है। वहीं बीजेपी को 130 सीटें मिलेंगी, जिसके लिए वो अड़ी हुई थी। नए प्रस्ताव में सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 7 सीटें हैं। शिवसेना का जो पुराना फॉर्मूला था उसमें थोड़ा फेरबदल हुआ है। पहले बीजेपी को 119 और सहयोगी दलों को 18 सीटें ऑफर की गई थी। नए फॉर्मूले के तहत सहयोगियों को प्रस्तावित 18 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में दी गई हैं। गठबंधन का गतिरोध तोड़ने के लिए आज मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें इस नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोनों पार्टियों में इस प्रस्ताव पर सहमति है, लेकिन अब सहयोगी दलों से इस पर चर्चा की जाएगी।
बैठक में बीजेपी से ओम माथुर, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से थे तो शिवसेना की नुमाइंदगी संजय राउत, सुभाष देसाई, अनिल देसाई ने की। दोनों पार्टियों ने गठबंधन बरकरार रखने के लिए रास्ता निकालने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस आगे चलते रहना चाहिए, ये मानसिकता शिवसेना में भी है, भाजपा की भी है और इसके कई अलग अलग प्रपोजल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी कार्य समिति की अलग से बैठक भी हुई जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही साथ अलग अलग इलाके से आए भावी उम्मीदवार भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी में सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। आज सुबह दोनों पार्टियों की हुई संयुक्त बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सीटों पर जारी गतिरोध तोड़ने के लिए रात 8:30 बजे फिर से बैठक होगी। सूत्रों से खबर है कि बैठक में एनसीपी ने 50-50 के फॉर्मूले पर रटते हुए 144 सीटें मांगी जो कांग्रेस को मंजूर नहीं। हालांकि खबर यह भी है कि कांग्रेस ने 130 सीटों का ऑफर किया है लेकिन एनसीपी तैयार नहीं हुई और सुबह की बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस नेता और मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर एनसीपी से बात नहीं बन पाई और अब दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से महाराष्ट्र कांग्रेस बात करेगी जिसके बाद फिर से बैठक होगी। पूरी बातें नहीं हो सकती है और कुछ बातें हमें दिल्ली से बातचीत करना है। उन्होंने जो मुद्दा रखा है उस पर दिल्ली से बातचीत करना है, इसलिए वो मीटिंग अधूरी रह गई, वो शाम को हो जाएगी। कांग्रेस एनसीपी को लेकर अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है लेकिन कल कांग्रेस आलाकमान महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा के भी प्रत्याशियों की लिस्ट कल जारी की जाएगी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके पिता शरद पवार को पार्टी से निकालकर गलती की और अब पछताते हुए चाह रही है कि एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो जाए। मुंबई के चैंबूर विधानसभा क्षेत्र से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई दीपक निखलजे ने आरपीआई उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। जब वो पर्चा भरने निकले तो ढोल बाजे के साथ समर्थकों का हुजूम भी उनके साथ था। दिल्ली के सरकारी मकान को अपने पिता के नाम पर स्मारक बनवाने की मांग को लेकर आरएलडी अड़ गई है। पार्टी ने दिल्ली में 12 तुगलक रोड के बंगले के बाहर आज महापंचायत बुलाई जिसे पुलिस ने गैर कानूनी बताते हुए तुगलक रोड को बंद कर दिया। महापंचायत को देखते हुए 12 तुगलक रोड के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी भी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूपी की कमान वरुण गांधी को सौंपने की मांग बीजेपी में जोर पकड़ती जा रही है। गाजियाबाद में वरुण गांधी को प्रदेश की कमान सौंपने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने रामलीला मैदान से लेकर घंटाघर तक मार्च निकाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को यूपी दौरे पर रहेंगे। लखनऊ से वो सड़क मार्ग के जरिए गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां वो गोरखपीठ धाम जाएंगे। यहां गोरखपीठ धाम के महंत और सांसद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की है। आम आदमी ऑटो संगठन यानी कि आस नाम से केजरीवाल ने एक नई विंग बनाने की बात कही है जिसका कुछ दिनों में औपचारिक ऐलान होगा। दरअसल केजरीवाल को ऑटो चालकों के कुछ संगठनों ने पिछले चुनाव में मदद की थी लेकिन बाद में इनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया। अब केजरीवाल फिर से ऑटो चालकों को अपनी पाली में लाने के लिए नया संगठन बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त शर्मा की अगुवाई में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग दिल्ली की कई ऑटोमोबाइल शॉप पर हुई सीलिंग की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बाद अब पूर्वोत्तर भारत में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। असम और मेघालय के कई जिलों में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते असम के गोलपाड़ा, धुबरी, लखीमपुर और कामरूप जिले में नदियां उफान पर हैं। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा है। असम के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से लगभग 20 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बचाव और राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की 6 और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की 6 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। असम की भरालू नदी में कई जगह तटबंध टूटने का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश होने का अनुमान है। फिलहाल अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गुवाहाटी शहर में बाढ़ का पानी घुसने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर सैलाब आने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोगों को भी आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। गुवाहाटी के कुछ इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। बाजार पानी से लबालब हैं। बाढ़ की दहशत से चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। कई घर आधे आधे पानी में डूब गए हैं।
नोएडा में बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी सांसद और विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। नोएडा के कई हिस्सों में 8-8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी ने इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार बताया। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव की चालीसा गाकर अनोखा प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सीएम पूजा से प्रसन्न होकर कानपुर की बिजली कटौती दूर करेंगे। यूपी में गहराई बिजली संकट को लेकर सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया गया। बैठक में कोयले और केंद्र से मिलने वाली बिजली की समीक्षा की गई। यूपी सरकार राज्य में गहराए बिजली संकट के लिए लगातार केंद्र को दोषी ठहरा रही है। सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र से यूपी के कोटे के कोयले और बिजली की पूरी आपूर्ति नहीं हो रही है।